हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के विषय में, जो कि है मंदिर निर्माण की शैलियाँ। यानी मंदिर निर्माण में जिन प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में कि क्या होती है नागर शैली, द्रविड़ शैली और क्या होती है बेसर शैली। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। वैसे तो हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ रहे थे अपने स्टैटिक जी के वाले पार्ट में, जिसमें कि हम 10 साइट्स ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें जो केव से रिलेटेड हमारी साइट्स थी और उसके बाद मुगल काल की जो साइट्स थी उनको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। और अब पार्ट 3 में हमको पढ़ना था जो भारत के मंदिर हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो भारत के जो मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है, किस प्रकार की शैली का यूज किया गया है उन मंदिर को निर्माण करने में। तो आज की क्लास में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ होती हैं, क्या इनकी विशेषता होती है। तो जब हमको ये जो मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं ये क्लियर हो जाएगी तो फिर हम अच्छी तरीके से उस टॉपिक को समझ पाएंगे जो हमारे भारत के मंदिर हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले इसमें है हमारी नागर शैली। तो क्या होती है नागर शैली? तो नागर शैली मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, यानी मंदिर निर्माण की ये शैली है जिसे नागर शैली के नाम से जाना जाता है। और नागर ये शब्द कहाँ से आया? तो शब्द नगर से इस शब्द को लिया गया है, यानी नगर शब्द से बना है ये नागर शैली, क्योंकि नगर के निर्माण होने के कारण इस शैली का नाम नागर वहाँ पर दिया गया था। अब बात करें इसके विस्तार की, तो जो नागर शैली का विस्तार है ये हिमालय से विंध्य पर्वत तक यानी उत्तर भारत की ये शैली है। जो उत्तर भारत के आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे वो सभी इसी नागर शैली से बनाए गए हैं। उत्तर भारत की शैली है ये नागर शैली। इसका विस्तार हमको हिमालय से विंध्य पर्वत तक देखने को मिलता है, यानी हिमालय पर्वत हमारा नॉर्थ में है, उसके बाद विंध्य पर्वत हमारा सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। तो वहाँ तक इसका विस्तार देखा गया है नागर शैली का। और अगर बात करें हम टाइम पीरियड की, तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो इन मंदिरों का निर्माण किया गया, यानी इस शैली का जो उपयोग हमको देखने को मिला वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच देखने को मिला। और उस समय भारत में शासन हुआ करता था, कई सारे वंश अलग अलग स्थान पर शासन कर रहे थे, यानी अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग जो जनपद थे, वहाँ पर अलग अलग शासकों का राज हुआ करता था। जैसे जिनमें कि पाल वंश, गंग वंश उड़ीसा वाले क्षेत्र में, जिसे पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, तो पाल वंश, गंग वंश, और उसके बाद चंदेल वंश, परमार वंश। तो ये कई सारे वंश हैं जिनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन सभी वंशों का शासन यहाँ पर हुआ करता था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शासन। तो इन्हीं लोगों ने, यानी इन्हीं वंश के शासकों ने अलग अलग स्थान पर इस नागर शैली से रिलेटेड जो मंदिर थे उनका निर्माण कराया, जिनको हम फिगर के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे अभी कि कितने पार्ट होते हैं इस प्रकार के मंदिरों के जो नागर शैली का यूज करके जो मंदिर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो पाल वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे, चंदेल वंश, परमार वंश, इन शासकों ने इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया था, नागर शैली से निर्मित मंदिर का निर्माण कराया था। अब चलिए देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। और ये देखिए, ये एक फिगर है जिसमें समझाया गया है कि किस प्रकार से नागर शैली का जो निर्माण है नागर शैली के मंदिरों का वो किया जाता है यहाँ पर। वैसे इसके 8 पार्ट होते हैं मंदिर जो निर्माण किया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है इसमें अर्धमंडप, ये वाला पार्ट, फिर यहाँ पर मंडप, और फिर इसके बाद ये आता है शिखर और आमलक, एक ये चौकोर जो ऊपर रखा हुआ होता है इसे आमलक कहा जाता है, और उसके बाद आता है कलश। तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, जो नागर शैली से निर्मित मंदिर हैं, उनमें इसी प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। ऊपर कलश रखा हुआ, उसके नीचे आमलक, फिर इस वाले पार्ट को हम शिखर कहते हैं। और शिखर के नीचे ही होता है, यानी कलश के नीचे ही होता है गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवता का स्थान होता है। और उसके बाद ये मंडप शुरू होता है, एक हाल, और उसके बाद अर्धमंडप, ये संरचना होती है। अब इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं इस वाले फिगर में। तो देखिए, यहाँ पर भी ये अलग अलग पार्ट हैं जिनसे उनका नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले मूलाधार होता है, जिसे
या एक चबूतरा टाइप जो बना हुआ होता है नीचे, जिस पर मंदिर टिका हुआ होता है, यानी बेस ऑफ टेम्पल, उसे हम कहते हैं मूलाधार। उसके बाद आती है फिर जंघा, यानी ये उसी का एक पार्ट है जिसका नाम है जंघा। के बाद ये आप देख सकते हैं कपोत। उसके बाद शिखर, ये शिखर वाला पार्ट होता है। उसके बाद ग्रीवा, ये ग्रीवा है। उसके बाद आमलक, आमलक के बाद कलश, और कलश के ऊपर वाले पार्ट में ही ये ध्वज लगा हुआ होता है। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है जो नागर शैली से बने हुए मंदिर होते हैं। और जो उत्तर भारत के मंदिर हैं सभी इसी शैली से बनाए गए हैं, नागर शैली से ही बने मंदिर हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं जो नागर शैली से बने हुए टेम्पल हैं। तो इनमें है जगन्नाथ मंदिर, जो पूरी उड़ीसा का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वो भी नागर शैली से बना है। उसके साथ ही साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगले पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो भारत के मंदिर हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। तो कोणार्क मंदिर हो गया। उसके अलावा दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और उसके बाद गुजरात का सोमनाथ मंदिर, ये सभी जो मंदिर हैं मुख्य तो ये सभी उत्तर भारत के मंदिर हैं। और इनका उपयोग इनमें यानी नागर शैली का यूज किया गया है। और अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे नागर शैली किस प्रकार की होती है, कितने उसके पार्ट होते हैं, और अलग अलग पार्ट में इसी टाइप के मंदिरों का निर्माण वहाँ पर किया जाता है। और जो करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, यानी जो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा वो भी इसी नागर शैली में उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, जो अयोध्या का राम मंदिर है जिसका निर्माण होगा राम जन्मभूमि पर, तो वो भी नागर शैली में ही बनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं अब जो मंदिर निर्माण की दूसरी शैली के बारे में, जो कि है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के नाम से सीधे से आपको याद रखना है दक्षिण भारत की शैली। यानी अभी हमने पढ़ा उत्तर भारत की शैली के बारे में जो कि थी नागर शैली, और ये है दक्षिण भारत की शैली। यानी दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें द्रविड़ शैली का यूज किया गया है। और इसका अगर हम विस्तार देखें तो इसका विस्तार है कृष्णा नदी से। कृष्णा नदी हमारे मिडल इंडिया में ये नदी बहती है, तो वहाँ से लेकर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है इस शैली से बने मंदिरों का। क्योंकि रामेश्वर तक जो हमारे मंदिर बने हैं रामेश्वर में, वो भी इसी शैली से बना है, द्रविड़ शैली से। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। और ये काफ़ी दीर्घकालिक यानी सबसे लंबे चलने वाली जो शैली थी वो यही द्रविड़ शैली थी। यानी ये लंबे समय तक इस शैली का यूज किया गया मंदिर निर्माण में। और इसका कारण भी था। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये था कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो बचे रहे किससे? मुस्लिम आक्रमण से। क्योंकि भारत में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो उत्तर साइड से भारत में मुस्लिम का आक्रमण हुआ, तो दक्षिण भारत तक पहुंचने में काफ़ी देर लगी मुस्लिम शासकों को। इसलिए जो साउथ के मंदिर हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, वो बचे रहे मुस्लिम आक्रमण से। इसीलिए इस शैली का निर्माण काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। और आपको पता भी होगा जो सोमनाथ मंदिर है यानी उत्तर भारत का जो नागर शैली से बना मंदिर है, उसमें महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया, कई बार उसको तोड़ा गया। इसीलिए वो कम समय तक चली जो नागर शैली है। और द्रविड़ शैली का विस्तार हमको एक लंबे टाइम पीरियड तक देखने को मिलता है, दीर्घकालिक, क्योंकि ये मुस्लिम आक्रमण से बची रही है ये वाली शैली। इसीलिए इसका काफ़ी लंबे समय तक उपयोग देखने को मिला है। और बात करें कि इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया, तो दक्षिण भारत में शासन हुआ करता था पल्लव शासकों का, चोल शासकों का, और उसके साथ ही साथ पांडव शासकों का। तो इन वंशों का शासन रहा दक्षिण भारत में, पल्लव वंश, चोल वंश, पांडव वंश। तो इन्हीं के जो राजाओं थे, इन्हीं के राजाओं ने इस प्रकार के मंदिर का निर्माण कराया था। क्योंकि ये सभी हिंदू राजा थे और हिंदू धर्म से रिलेटेड ही इन मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया है। इस वंश के राजाओं ने यहाँ पर कराया है। और अब देख लेते हैं इन मंदिरों की क्या खासियत होती है और किस प्रकार से द्रविड़ शैली से जो मंदिर हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं ये बहुमंजिला मंदिर होते हैं, यानी कई मंजिलों में इन मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और उसके साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारा प्लेस भी हमको देखने को मिलता है, यानी एक मैदान भी इसके साथ होता है, मंदिर के साथ एक मैदान भी जुड़ा हुआ होता है। और इसके अगर हम पार्ट की बात करें तो इसके पार्ट होते हैं प्राकार, जो चहार दीवारी होती है उसे हम प्राकार कहते हैं। उसके बाद आती है गोपुरम,
गोपुरम का मतलब होता है जो प्रवेश द्वार है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसे गोपुरम कहा जाता है इस द्रविड़ शैली में। और उसके बाद आता है गर्भगृह, फिर आता है शिखर, और उसके साथ ही साथ विशाल केंद्रित प्रांगण भी होता है मंदिर के साथ साथ में। ये द्रविड़ शैली की विशेषता होती है। और उसके साथ अष्टकोणीय मंदिर होता है, अष्टकोणीय मंदिर होता है। तो ये विशेषता होती है द्रविड़ शैली की। अब फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक स्केच है द्रविड़ शैली से जो मंदिर निर्माण किए जाते हैं उनका। तो ये देखिए गोपुरम यानी एंट्रेंस, यहाँ से प्रवेश होता है मंदिर में, तो उसे हम कहते हैं गोपुरम। और उसके बाद ये इंग्लिश से लिखा हुआ, पहले ही हमने आपको बता दिया कि जो चहार दीवारी होती है उसको हम कहते हैं प्राकार। जो चहार दीवारी होती है प्राकार। और गोपुरम हो गया क्या, प्रवेश द्वार हमारा। उसके बाद गर्भगृह, गर्भगृह होता है मेन मंदिर में। और उसके बाद शिखर यानी जिसे विमान भी कहा जाता है। और उसके साथ ही विशाल, ये देखिए विशाल एक प्रांगण, तो इस मंदिर के साथ एक प्रांगण भी जुड़ा हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं बगल में फिगर। देखिए इसमें ये द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। देखिए कई बहुमंजिला मंदिर इस शैली के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उसके साथ ही साथ उसमें प्रवेश द्वार और एक विशाल प्रांगण भी होता है। और इस शैली से जो निर्मित मंदिर है उसका उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तमिलनाडु के तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसी शैली का एक उदाहरण है, ये हम कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इसी शैली से जुड़ी हुई फिर एक निकली नायक शैली, यानी द्रविड़ शैली की ही एक, ये कह सकते हैं कि हम पार्ट है, नायक शैली का जन्म हुआ। और इस नायक शैली से फिर इन मंदिरों का निर्माण किया गया है, जो कि है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में जो है। इन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया, नायक शैली। और नायक शैली पार्ट है द्रविड़ शैली का ही एक पार्ट है, यानी द्रविड़ शैली से ही जन्म हुआ है नायक शैली का। तो उससे निर्माण होता है कि निर्माण हुआ है मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर का। तो ये दो हमारी शैलियाँ कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है थर्ड शैली यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली क्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो दोनों शैलियाँ अभी हमने पढ़ी, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली, दोनों को मिश्रित करके जो मंदिर बनाए गए हैं उसे हम बेसर शैली कहते हैं। यानी दोनों का जो मिश्रित रूप है उसे ही बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण कहलाता है क्या, बेसर शैली। तो इस प्रकार के भी मंदिरों का निर्माण किया गया। और इसका विस्तार कहाँ से देखने को मिलता है, जहाँ तक नागर शैली का विस्तार है और जहाँ से द्रविड़ शैली की शुरुआत है उसके बीच के जो मंदिर हैं वो बनाए गए हैं बेसर शैली से। विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच, कृष्णा नदी के बीच। तो देखिए जो नागर शैली थी हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक उसका विस्तार देखने को मिला। और जो हमारी द्रविड़ शैली थी तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। और जो बीच का पार्ट बचता है विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच का पार्ट, उसमें आपको देखने को मिलेंगे बेसर शैली से निर्मित मंदिर। और इनका निर्माण कराया गया 18वीं सदी से 14वीं सदी तक। 18वीं सदी से 14वीं सदी तक इस प्रकार की शैली का जो निर्माण है, मंदिरों का जो निर्माण है वो किया गया। और बात करें अगर इस समय किसका शासन हुआ करता था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक, उसके साथ चालुक्य और अन्य वंश भी, जो छोटे छोटे अन्य वंश भी थी उनका भी शासन रहा। और इन्हीं राजाओं ने, यानी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने और चालुक्य वंश के राजाओं ने ही इन प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया, यानी बेसर शैली से निर्मित मंदिरों का निर्माण कराया। और इन मंदिरों की विशेषता क्या होती है, ये आधे बने होते हैं नागर शैली से और आधे द्रविड़ शैली से, दोनों का मिश्रण में बनाया जाता है। और आधार से शिखर तक ये होते हैं गोलाकार। तो आधार से शिखर तक गोलाकार मंदिर होते हैं। तो इनको फिगर के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक मंदिर है जो कि बेसर शैली से इसका निर्माण किया गया है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो वृंदावन में बना हुआ वैष्णव मंदिर है। वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है वो इस शैली का एक उदाहरण है, यानी उसका निर्माण बेसर शैली से ही किया गया है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था, जो हमारी मुख्य ये शैली है मंदिर निर्माण की,
नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तीनों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। और इन प्रकार के जो मंदिर हैं उनका विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है और किसके द्वारा उनका निर्माण कराया गया, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा। अब हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, जिसमें हम भारत के सारे मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो वहाँ फिर आपको रिलेट करने में आराम रहेगी, सुविधा होगी, उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जब वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसका निर्माण द्रविड़ शैली से हुआ है, नागर शैली से हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये किस पार्ट में होगा और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है और किस तरह से इसे बनाया गया है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारी बची हुई हैं भारत के मंदिर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।